गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट पार्ट, सॉलिड स्टेट पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सॉलिड स्टेट पार्ट 2 जो है उसमें हम जो है पढ़ेंगे सॉलिड का, जो सॉलिड है उनका दूसरा क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन जो है हमने पढ़ लिया था वो ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पे बेस्ड था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ, दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ intermolecular force, on the basis of intermolecular force between molecules, कि मॉलिक्यूल्स के बीच में किस प्रकार का इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने सॉलिड्स को बेसिकली जो है 5 भागों में बांटा है। सॉलिड्स को हमने 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से होते हैं? मोलिकुलर सॉलिड्स पहला है, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, the solids are classified in 4 kinds. 4 काइंड कौन कौन से हैं? पहला हमारे पास में जो सॉलिड है उन्हें कहते हैं हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। पहले हमारे कौन से सॉलिड है? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। दूसरे हमारे जो सॉलिड है उन सॉलिड्स को हम कहते हैं आयनिक सॉलिड्स। आयनिक सॉलिड। थर्ड जो है हमारे पास में वो है मेटेलिक सॉलिड। और फोर्थ जो है हमारे पास में वो है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड जो होते हैं COVE, कोवेलेंट की स्पेलिंग वापस लिख देता हूं मैं, कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड को हम नेटवर्क सॉलिड भी कहते हैं। जो कोवेलेंट सॉलिड होता है उसे हम नेटवर्क सॉलिड भी हम कहते हैं। अब जो है हम इन चारों सॉलिड्स को वन बाय वन करके हम पढ़ेंगे। तो पहला आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि कंपोनेंट का जो अरेंजमेंट है किसी सॉलिड के अंदर, जो कंपोनेंट का अरेंजमेंट है उसके बेसिस पे हमने सॉलिड को क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिवाइड किया था। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है उनके बेसिस पे हमने सॉलिड्स को 4 भागों में बांटा है: मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड एंड कोवेलेंट सॉलिड। तो हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो बच्चों, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो सॉलिड्स होते हैं जिनके बीच में, जिनके मॉलिक्यूल के बीच में कोई फिजिकल फोर्स एग्जिस्ट करता है। वो सॉलिड्स जिनमें मॉलिक्यूल के बीच में कोई फिजिकल फोर्स एग्जिस्ट करता है उन सॉलिड्स को हम मॉलिक्यूलर सॉलिड्स कहते हैं। तो देखो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द मॉलिक्यूलर सॉलिड आर those solids which have contained the molecular solids are those solids which have contained physical force among the
molecules, physical force among the molecules. these solids are known as molecular solid. मतलब जब मॉलिक्यूल के बीच में कोई फिजिकल फोर्स लगता है, मॉलिक्यूल के बीच में कोई फिजिकल फोर्स लगता है, तब हम उन सॉलिड्स को हम कहते हैं। फिजिकल फोर्स के एग्जांपल आपको बता दूं कौन कौन से होते हैं। फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हैं इसको, फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल कौन से है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल है हमारे पास में, नंबर फर्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्ड्स, और दूसरे होते हैं वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वैन डर वाल फोर्स भी कई प्रकार के होते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो हमारे मोलिकुलर सॉलिड्स वो सॉलिड होते हैं कि जब दो सॉलिड के बीच में कोई फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट हो, तो उन्हें उन मॉलिक्यूल्स को, उन मोलिकुलर सॉलिड्स को, उन सॉलिड्स को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल सॉलिड्स कहेंगे, ठीक है। अब मॉलिक्यूल सॉलिड्स के जो है उनको फर्दर हमने 3 भागों में बांट दिया, ठीक है। तो यहां लिख रहा हूं मैं आगे, मोलिकुलर सॉलिड्स आर अगेन क्लासिफाइड इन 3 काइंड। मोलिकुलर सॉलिड को हमने वापस से 3 भागों में बांट दिया। एक तो हमारे होते हैं नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरे हमारे होते हैं पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और तीसरे जो हमारे पास में होते हैं वो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड्स। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड, इसको हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड लिख देंगे, मोलिकुलर सॉलिड दिख रहा होगा आप लोगों को। तो हमने जो है मोलिकुलर सॉलिड की डेफिनेशन दी कि मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट हो, उनको हम जो है क्या कहते हैं? मोलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। और फिजिकल सॉलिड्स के फिजिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के एग्जांपल हमारे पास में है, एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा है वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब मोलिकुलर सॉलिड जो है हमारे पहले प्रकार का जो सॉलिड है, उनको फिर हमने 3 भागों में बांट दिया फोर्स के बेसिस पे। पहला तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और तीसरा हमारा जो है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। ये हमारे पास में गया। तो हम इन तीनों सॉलिड्स को 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके सामने नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पहला वाला एग्जांपल स्टार्ट करने जा रहा हूं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने चाह रहा हूं कि नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स क्या होते हैं। कि इस प्रकार का जो जब दो मॉलिक्यूल ऐसे हों और दोनों ही मॉलिक्यूल जो हैं कैसे हों, और जो है दोनों ही के दोनों जो है नॉन पोलर एलिमेंट हो, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं नॉन पोलर वैन डर वाल डाइपोल मोमेंट्स बोलते हैं। नॉन पोलर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। ये नॉन पोलर के बीच में लगने वाला वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। इसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लंदन फोर्स भी। तो इस प्रकार के जो मॉलिकुलर सॉलिड होते हैं उनमें मॉलिक्यूल कैसे होते हैं? जो होते हैं नॉन पोलर होते हैं नेचर में। कैसे होते हैं? नॉन नेचर में। तो पहला पॉइंट हो जाएगा, इन दिस टाइप ऑफ सॉलिड
the molecules are non polar in nature। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, जो है नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट, तो देयर इज नॉन पोलर टाइप वंडरवाल force of attraction is exist in among the molecules मॉलिक्यूल के बीच में नॉन पोलर डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, नॉन पोलर अट्रैक्शन पाया जाता है। और जो नॉन पोलर अट्रैक्शन होता है उसको हम लंदन फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो द नॉन पोलर attraction is also known as non-polar attraction is also known as London force। इस नॉन पोलर अट्रैक्शन को हम लंदन फोर्स भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे सॉलिड जिनके बीच में जो नॉन पोलर होते हैं उन मॉलिक्यूल्स से मिलके नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड बनते हैं। नॉन पोलर का मतलब और पोलर का मतलब मैं आपको समझ देता हूँ। यदि किसी सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है तो उसे हम कहते हैं नॉन पोलर। जैसे ये है, यहाँ पे सभी पार्ट्स में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे कोई पोलर नहीं है, ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है। तो ये हमारे पास में क्या हो गया, नॉन पोलर हो गया। और यदि किसी सब्सटेंस में यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत कम है, तो ये हमारा कैसा हो गया, पोलर। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स जो होता है वो लंदन फोर्स होता है। ठीक है, और लंदन फोर्स जो होता है वो बहुत वीक नेचर का होता है। तो लंदन फोर्स इज वेरी वीक इन नेचर। लंदन फोर्स जो होता है बहुत कमजोर प्रवृत्ति का होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है, इन चीजों से क्या फर्क पड़ता है वो हम डिस्कस करते हैं। कि पहला तो ये क्या होता है, जैसे एग्जांपल्स की बात करें कि जो ड्यू टू दिस force of attraction due to this force of attraction these type of molecular solid these type of molecular solids are soft। ये मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। एंड इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी के कैसे होते हैं, इंसुलेटर होते हैं, इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं दी जाती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट है, नॉन पोलर अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत वीक होता है, लंदन फोर्स बहुत वीक होता है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। ठीक है, ड्यू टू द वीक अट्रैक्शन फोर्स की वजह से द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ these molecular solid are very
लो, इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो ये जो है जनरली रूम टेम्परेचर पे और नॉर्मल गैस या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड होते हैं, ठीक है। सो these molecular solid are liquid or gas in रूम टेम्परेचर पे या तो ये लिक्विड होते हैं या फिर गैस होते हैं, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया सबसे पहला मोलिकुलर सॉलिड के बारे में स्टडी करी, और मोलिकुलर सॉलिड में भी सबसे पहले आपको मैंने नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के बारे में बताया। नॉन मोलिकुलर सॉलिड में जिनके अंदर मोलिक्यूल्स ऐसे हों जो नॉन पोलर हो, तो नॉन पोलर मोलिक्यूल मिलके क्या बनाते हैं, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड बनाते हैं। ये नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है वो क्या होता है, इनमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही कमजोर प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स होता है, वीक प्रकार का होता है। और इस नॉन पोलर अट्रैक्शन फोर्स को लंडन फोर्स भी कहते हैं। और बहुत कमजोर होने की वजह से क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है सॉफ्ट होता है, और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। और इंसुलेटर होने की वजह से क्या होता है कि जनरली ये जो है रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर जो है ये एग्जिस्ट करते हैं गैस की फॉर्म में। तो ये इसके अब इनके एग्जाम्पल में बता देता हूँ आपको कौन कौन से एग्जाम्पल हैं जो ध्यान रखते हैं। इनके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है हमारे पास में वो है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन N2, ये जो है सॉरी I2, CO2, ये सभी क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और नॉन पोलर होने की वजह से इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा नॉन पोलर अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, और इस नॉन पोलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, जो है हमें नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स कहते हैं। अगला जो हमारे पास में आ रहा है वो आ रहा है पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। अगला टॉपिक जो आ रहा है हमारे पास में वो आ रहा है पोलर मोलिकुलर सॉलिड। पोलर मोलिकुलर सॉलिड, देखो बच्चों पोलर मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स में कौन सा पोलर टाइप का अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट हो, पोलर प्रकार का वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एजेंट हो। तो जो मॉलिक्यूल्स सॉलिड बनेंगे उन सॉलिड को हम कहेंगे पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, व्हेन द डाइपोल मतलब पोलर को डाइपोल बोलते हैं, डाइपोल अट्रैक्शन force is exist among the molecule। डाइपोल को हम क्या बोल सकते हैं, पोलर अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं इसको, पोलर अट्रैक्शन एग्जिस्ट अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स। जब मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है, देन द solids are known as polar molecular solid। अब उसको हम क्या कहते हैं, पोलर मोलिकुलर सॉलिड कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि जो पोलर मोलिकुलर जो डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स है वो लंदन फोर्स से थोड़ा स्ट्रांग होता है, और स्ट्रांग होने की वजह से ये बॉन्ड थोड़े से मजबूत होते हैं, और मजबूत होने से इनमें क्या होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो मैं ये सीखता हूं, द पोलर अट्रैक्शन इज stronger, polar attraction is stronger than London force। So these molecular solid contain higher melting point
higher melting point than non-polar molecular solid। बात समझ में आ गई होगी क्योंकि क्योंकि डीपी अट्रैक्शन जो होता है, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है, वो लंदन फोर्स से नॉन पोलर के बीच में लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स से क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से जो है इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है वो थोड़े से ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये भी जो है उनकी तरह, ये भी जो पोलर मोलिकुलर सॉलिड है वो इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं और साथ में क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। तो पोलर मोलिकुलर solids are soft and insulator of इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, इंसुलेटर होते हैं ये। ठीक है, तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया। तो ये जनरली जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड और गैस हो सकते हैं, वो भी उन्हीं की तरह ये वाली, और ये जो है इनकी प्रॉपर्टी सेम है। तो नेक्स्ट पॉइंट है द पोलर molecular solid are exist gas or liquid state at the रूम टेम्परेचर पे ये जो है लिक्विड या जो लिक्विड में होंगे गैस। एग्जांपल्स देखिए इनके, एग्जांपल इनके हैं हमारे पास में HCl और SO2। ठीक है, तो ये हमारे पास में HCl और NO2 इनके बीच में जो है एग्जांपल्स हो गए। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़े से ज्यादा होते हैं, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि डीपी अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो लंदन फोर्स के कंपैरिजन में क्या होता है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है थोड़े ज्यादा होते हैं। ठीक, इसके बाद में हम जो चलते हैं आगे, थर्ड प्रकार का मोलिकुलर सॉलिड जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तीसरे प्रकार का मोलिकुलर सॉलिड है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड वो सॉलिड होता है जिनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में लिखूंगा, दोज molecular solid which have contain hydrogen bond among the molecules। यदि मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा तो इस प्रकार के जो हमारे पास सॉलिड बनेंगे, वो सॉलिड जो है हमारे पास में जो है उनको हम कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का एग्जांपल, सॉलिड का एग्जांपल है H2O इज द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स। जो H2O है हमारा वो एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वांडरवाल फोर्स से क्या होते हैं, थोड़े मजबूत टाइप के बॉन्ड होते हैं, तो इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम ये लिख सकते हैं द हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन डीपी attraction and not London force। So these molecular solid contain higher melting point
इसलिए ये जो है सॉलिड जो है बड़ा ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो होते हैं, ठीक है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिसिटी के, जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी के इंसुलेटर होते हैं। और ठीक है, ये हाई रूम टेम्परेचर पर होते हैं और रूम जो कम टेम्परेचर पे ये सॉलिड होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना कि पानी जैसा होता है, रूम टेम्परेचर पे तो पानी होता है, लेकिन जब हम टेम्परेचर कम कर देते हैं तो ये कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड सॉलिड या तो लिक्विड स्टेट में होंगे या फिर किस में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे। दे आर नॉट एग्जिस्ट इन वेपर। जबकि पोलर और नॉन पोलर कैसे थे, या तो गैसियस स्टेट में थे या लिक्विड स्टेट में थे, ठीक है। तो अगला पॉइंट है हमारा कि these molecules are these molecular solid are insulator of electricity, ठीक है। और एट द रूम टेम्परेचर they are exist either solid state or liquid state, but can't exist in gaseous state. But can't exist in gaseous state. तो ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल गई होगी कि मोलिकुलर सॉलिड को तीन भागों में बांट दिया, एक तो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक पोलर मोलिकुलर सॉलिड और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। और इसमें आप लोगों को देखा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डेड जो सॉलिड होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होते हैं पोलर और नॉन पोलर से, और ये जो होता है लिक्विड और सॉलिड की स्टेट में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये जो सॉलिड है वो है हमारे जो है गैस में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये हमारा पहला मोलिकुलर सॉलिड कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम जो चलते हैं वो है हमारे पास में अगला सॉलिड है आयनिक सॉलिड। ठीक है, देखो आयनिक सॉलिड के अंदर जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयन। अभी तक जो हम मोलिकुलर सॉलिड में पढ़ रहे थे उनमें कंपोनेंट पार्टिकल थे मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट हो गया इन आयोनिक सॉलिड the component particles are ions, ठीक है। जैसे हम सोडियम क्लोराइड के सॉलिड की बात करें तो सोडियम क्लोराइड की डबली होती है वो, उसमें वो एक आयनिक सॉलिड है। तो उसके अंदर कंपोनेंट पार्टिकल कौन कौन से हमारे, एक तो Na+ है और दूसरा हमारा Cl- है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है। एक तो आयंस होते हैं। अब इन आयनों के बीच में जो फोर्स काम करता है उस फोर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, बिजली वाला फोर्स होता है, ठीक है। देखो इन आयोनिक सॉलिड द force of attraction is in ionic solid the force of attraction is electrostatic force, ठीक है। आयनिक सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो कैसा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। कैसा होता है, जो फोर्स ऑफ दोनों आयंस को बांधे रखता है। जैसे ये Na+ है और ये Cl- है, इन दोनों को बांधने का जो काम करता है वो मतलब खींचने का काम करता है, उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। बात समझ में आ गई होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये सॉफ्ट नहीं होते नेचर में, हार्ड होते हैं बट ब्रिटल होते हैं, ठीक है। तो अगला पॉइंट हो गया आयनिक solids are hard in nature but
दे आर ब्रिटल। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब है ऊपर से गिराने पर ये बुन बुन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा, तो ब्रिटल नेचर कहते हैं, भंगुर बोलते हैं हिंदी में, ब्रिटल इन नेचर, हार्ड लगते हैं नेचर में लेकिन ब्रिटल होते हैं। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है स्ट्रॉन्ग प्रकार का फोर्स होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट उतार लेना आप लोग। अगले पॉइंट की बात करता हूं। अगला पॉइंट है ड्यू टू द हायर attraction force, due to the higher attraction force, ionic solid contain higher melting point। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो है मोलिकुलर सॉलिड से तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि आयनिक सॉलिड जो होते हैं, जैसे सूखा नमक है उसके अंदर बिजली फ्लो करोगे तो करंट का फ्लो नहीं होगा, लेकिन जब नमक को पानी में घोल के करंट लगाओगे तो करंट फ्लो हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि सॉलिड जो होते हैं आयनिक सॉलिड होते हैं, वो जो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं करते, लेकिन मोल्टन स्टेट में जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। तो आयनिक सॉलिड are insulator in their solid state, but they are conductor in their molten state। मोल्टन मतलब पिघली हुई, कि मोल्टन स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। एग्जाम्पल इनके हमने बता दिए। आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल है हमारे पास में NaCl, MgO, ZnCl, ZnS और CaF2। ये सारे एग्जाम्पल जो हैं हमारे पास में किसके हैं, आयनिक सॉलिड्स के हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चलते हैं मेटेलिक सॉलिड्स की। मेटेलिक सॉलिड, जितने भी मेटल्स होते हैं, आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, वो सारे मेटेलिक सॉलिड्स में आते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया, ऑल मेटल, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम etc are considered in मेटेलिक सॉलिड। सारे के सारे किसमें कंसीडर किए जाते हैं, मेटेलिक सॉलिड में किए जाते हैं। ठीक है, जैसे मोलिकुलर सॉलिड में कंपोनेंट क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। आयनिक सॉलिड में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और मेटेलिक सॉलिड्स में जो होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन के साथ में पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, कैटायंस भी होते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो गया, इन metallic solid the component particles are delocalized, मतलब घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, delocalized electrons, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन एंड कैटायंस। मतलब जहां अट्रैक्शन फोर्स किस किस के बीच में होता है, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होता है, और जो होता है कैटायंस के बीच में होता है। क्या होता है कि मेटल्स को जब भी हम उनके सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो मेटल का एक नेचर होता है
कि वो अपने इलेक्ट्रॉन जो है छोड़ देती है। तो मेटल जब अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ेंगी तो खुद तो कैसे बन जाएंगी, कैटायन, मतलब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ सराउंड रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास में डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन और कैटायंस का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, जो मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, मेल्टेबल होते हैं, डक्टाइल नेचर के होते हैं, ये हमें पता है। द मेटेलिक सॉलिड्स आर meltable, ductile in nature। ठीक है, देखो इस डक्टाइल होते हैं, मेल्टेबल होते हैं, पिघलाया जा सकता है, डक्टाइल इनको किसी भी चीज में पाया जा सकता है, टेंसाइल एंड टेंसाइल इन नेचर में कैसे होता है ये, टेंसाइल भी होते हैं। अब आप लोग देखोगे कि इनमें क्या होता है, डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इस डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन पाए जाने की वजह से जो हमारे मेटेलिक सॉलिड होते हैं उनमें मेटेलिक ब्राइटनेस पाई जाती है। क्या पाई जाती है उनमें, मेटेलिक ब्राइटनेस। तो अगला पॉइंट हमारे पास हो गया, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ delocalized electrons, the metal contain metallic brightness। मेटल के पास में मेटेलिक ब्राइटनेस, धातु चमक, सोना चांदी ये बहुत ज्यादा चमकते हैं। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो मेटेलिक सॉलिड होता है वो अपनी सॉलिड स्टेट में और मोल्टन स्टेट में दोनों में ही जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं लास्ट पॉइंट हमारा ये होगा, द मेटेलिक सॉलिड आर कंडक्टर of electricity in both molten state as well as solid state। वो अपनी मोल्टन स्टेट में भी कंडक्टर है और लिक्विड स्टेट में भी जो है वो कंडक्टर होते हैं। ठीक है, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटेलिक कंडक्टर आर वेरी हाई। ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों को पता है। मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, मेटेलिक सॉलिड्स होते हैं, उनमें जो कंपोनेंट आयन होता है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कैटायन, क्योंकि मेटल्स को जब हम मेटल्स जो होते हैं जनरली इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं और इलेक्ट्रॉन्स जहाँ नहीं होंगे वहाँ पॉजिटिव आयन होगा। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज यानी कैटायन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, जिसे मेटेलिक अट्रैक्शन कहते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं इसको, कि इनके बीच में मेटेलिक बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, डक्टाइल, मेल्टाइल और टेंसाइल होते हैं। ठीक है, ये मोल्टन और जो सॉलिड दोनों ही स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करते हैं। इनके मेल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। और अब लास्ट हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं कोवेलेंट सॉलिड। लास्ट जो टॉपिक है हमारा वो है कोवेलेंट सॉलिड। कोवेलेंट सॉलिड क्या में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कंपोनेंट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं। क्या होते हैं, नंबर पहला पॉइंट हो गया इसका, इन कोवेलेंट सॉलिड द कंपोनेंट पार्टिकल आर एटम। कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर हमारे क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, पहली बात। तो दूसरी बात,
जो एटम्स होते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और दूसरा पॉइंट है इन कोवलेंट सॉलिड the atoms are connected by covalent bond। जनरली वो किस बॉन्ड से आपस में जुड़े होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं। थर्ड पॉइंट है द कोवलेंट सॉलिड्स आर हार्ड इन नेचर। जनरली हार्ड होते हैं नेचर में, बट एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन को नोट करो क्योंकि यहां से क्वेश्चन आता है। एक्सेप्शन क्या है कि ग्रेफाइट जो है एक कोवलेंट सॉलिड है। तो क्वेश्चन क्या आएगा एग्जाम में आपका? ग्रेफाइट इज ए कोवलेंट सॉलिड but it is soft in nature। ठीक है, और सॉफ्ट इन नेचर का मतलब है कि ग्रेफाइट के पास में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है पी ऑर्बिटल में, इस वजह से ये सॉफ्ट है। ठीक है, ठीक है, बिकॉज ए अनपेयर्ड electron exists in p orbital of carbon in graphite। so graphite is सॉफ्ट इन नेचर, और इस वजह से ग्रेफाइट जो होती है नेचर में कैसी होती है? सॉफ्ट होती है। ठीक है, तो कोवलेंट, इनमें कंपोनेंट पार्टिकल्स जो होते हैं एटम्स जो होते हैं वो आपस में कोवलेंट बॉन्ड से बंधे होते हैं। कोवलेंट बॉन्ड्स जो कोवलेंट सॉलिड्स होते हैं जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है इसके अंदर एक्सेप्शन होता है कि इनमें जो है सॉफ्टनेस पाई जाती है। और सॉफ्टनेस रीजन का क्या है? सॉफ्टनेस का कारण क्या है? इसमें एक पी और कार्बन जो होता है ना, ग्रेफाइट, फुलरिन और डायमंड, ये जो है कार्बन के क्या है? एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। कार्बन के एलोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो कार्बन के पी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ग्रेफाइट जो होता है वो होता है। तो जनरली कोवलेंट solids are insulator of इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। बट एक्सेप्शन हो गया इसके अंदर ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इज कोवलेंट सॉलिड but this is conductor of electricity। रीजन आपको पता है, ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो उसमें आंसर आपका जो है क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा आपके पास में कि इसके पी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से जो है। एग्जांपल्स देखिए, इनके एग्जाम्पल्स हमारे पास में हो जाएंगे इसके। SiO2 इसको हम क्वार्ट्ज भी बोलते हैं, क्वार्ट्ज। सिलिकॉन कार्बाइड SiC, सिलिकॉन कार्बाइड। हीरा, डायमंड। ग्रेफाइट और एल्यूमिनियम नाइट्राइड। तो ये सारे के सारे हमारे जो एग्जाम्पल है किसके हैं? वो है कोवलेंट सॉलिड्स के। तो आप लोग इनको एक बार अच्छे से देख लेना। क्या क्या चेक करना है आपको हर एक सॉलिड में? पहले तो उनका कंपोनेंट पार्टिकल्स क्या है, दूसरा उनके बीच में किस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स है,
तीसरा उसके अंदर आपको करना है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होने के बाद में जो है उनका नेचर कैसा है, वो हार्ड है या सॉफ्ट है। तीसरा हमें उनकी मालूम करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, मतलब हार्ड है या सॉफ्ट है। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखनी है कि वो कंडक्टर हैं या फिर नॉन कंडक्टर हैं, मतलब इंसुलेटर हैं। और तीसरा हमको उनके मेल्टिंग पॉइंट का भी हमें पता होना चाहिए कि उनके मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है या कम है। ये सब चीज़ें हमें पता होना चाहिए। आज के लिए इतना ही करेंगे। धन्यवाद।